नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस का जो आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सिंह द्वार किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का सिंह द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत का सिंह द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, कोलकाता को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इदुक्की परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, बतानी है कि इदुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। इदुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे, केरल राज्य में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, बतानी है कि गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी झींगा मछली से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, झींगा मछली से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, जयपुर को। राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। और आप सभी को दोस्तों बता दें कि गुलाबी नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, गुलाबी शहर या गुलाबी नगर। और भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि पंचायती राज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, पंचायती राज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। पंचायती राज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजस्थान, पंचायती राज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी गोवा। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, गोवा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से है। दोस्तों, बतानी है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, तीरंदाजी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, तीरंदाजी यानी कि आर्चरी दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 से कम होती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 से कम होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कबड्डी। जी हाँ दोस्तों, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 से कम होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे 7। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 7 होती है दोस्तों। बाकी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 11। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कबड्डी, 11 से कम यानी कि 7। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। बात करें दोस्तों फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज फल और शहद में पाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे। सुक्रोज आप लोग याद रखेंगे, चीनी का रासायनिक नाम होता है। और ग्लूकोज तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए लैक्टोज। कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए लैक्टोज। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एसपी सोरेनसन ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे एसपी सोरेनसन। पीएच स्केल का मतलब होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग याद रखेंगे पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी खोज किसने की थी पीएच स्केल की? तो आप लोग याद रखेंगे एसपी सोरेनसन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या होगा? दोस्तों बतानी है कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम यानी कि बायोलॉजिकल नाम इनमें से क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, राना टिग्रीना। जी हाँ दोस्तों, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे राना टिग्रीना। चलिए दोस्तों बाकी विकल्प को भी आप लोगों को बता देते हैं। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग याद रखेंगे बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस फैमिलियर्स आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। और राना टिग्रीना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। और फेलिस डोमेस्टिका आप लोग याद रखेंगे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, राना टिग्रीना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु निम्न में से है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओस्मियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्लेटिनम आप लोग याद रखेंगे, प्लेटिनम कठोर धातु है। क्या है? प्लेटिनम कठोर धातु है। और हीरा कठोर पदार्थ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हीरा क्या है? कठोर पदार्थ है। और सबसे भारी धातु क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, ओस्मियम। इसका सही उत्तर होगा ओस्मियम, सबसे भारी धातु। और सबसे कठोर पदार्थ आप लोग याद रखेंगे हीरा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर भी कर देंगे और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि संगमरमर की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पाणिनि को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी रचना
कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हितोपदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हितोपदेश रचना जो है कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। बाकी मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये तीनों रचना कालिदास के द्वारा रचित है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए हितोपदेश कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। ये दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। आप लोग याद रखेंगे हितोपदेश विष्णु शर्मा के द्वारा रचित रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित नहीं? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सातताल झील। जी हाँ दोस्तों, सातताल झील तमिलनाडु में स्थित नहीं है। आप लोग याद रखेंगे यह झील उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। बाकी तीनों पुलिकट, एरकाउड और ऊटी झील, ये तीनों तमिलनाडु में है। और सातताल झील किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों बतानी है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उलान बटोर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे उलान बटोर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? दोस्तों बतानी है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस इनमें से किसका उपनाम है। तो आप लोग याद रखेंगे शोएब अख्तर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का उपनाम है। आप लोग याद रखेंगे शोएब अख्तर जो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। क्या नाम है इसका उपनाम? तो आप लोग याद रखेंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वह है। दोस्तों बतानी है कि डीएनए का वह कौन सा भाग है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जीन। जी हाँ दोस्तों, डीएनए का वह कौन सा भाग है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जीन। जीन दोस्तों वह भाग है डीएनए का जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने सन 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था जोहानसन ने? तो सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने की थी, सन 1909 ईस्वी में दोस्तों। और यह डीएनए का वह भाग है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जीन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर निम्न में से किसमें छोड़कर बाकी सभी में पाया जाता है? दोस्तों बताने है कि सल्फर इनमें से किसमें छोड़कर बाकी सभी में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नमक को छोड़कर बाकी सभी में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा होगा सही उत्तर, नमक। नमक को छोड़ करके सल्फर सभी में पाया जाता है, लहसुन में, प्याज में और अंडा में। लेकिन दोस्तों नमक में नहीं पाया जाता है। नमक में क्या क्या पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नमक में आयोडीन पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी नमक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों बताने हैं कि लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बताने हैं कि बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे NaHCO3। और इसका दोस्तों आप लोग रासायनिक नाम भी याद रखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है।
दोस्तों बतानी है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूत्राशय के नीचे। जी हाँ दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करती है, प्रबल अभिक्रिया करती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, सोडियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सोडियम धातु दोस्तों ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करती है, प्रबल अभिक्रिया करती है। ऑप्शन सी क्या होगा, सोडियम। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करती है, प्रबल अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा सोडियम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने, यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, ब्लैंक्स है, बतानी है कि भगवान महावीर ने के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर ने किसके निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त की थी। निर्वाण कहने का मतलब है दोस्तों इनकी मृत्यु। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजगीर। जी हाँ दोस्तों, भगवान महावीर ने राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राजगीर। निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु। तो भगवान महावीर ने राजगीर के निकट पावापुरी में कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त इन्होंने की थी। चलिए दोस्तों, भगवान महावीर से संबंधित आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम में। आप लोग याद रखेंगे कब, तो 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ, तो कुंडाग्राम में। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, भगवान महावीर की मृत्यु भी आप लोग याद रखेंगे 468 ईसा पूर्व में। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भगवान महावीर जैन धर्म के क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों इनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण कहाँ हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। ये सब दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।